हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 के विज्ञान विषय का तीसरा लेक्चर। इस लेक्चर का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, इसमें हमने इसके ऊपर यहाँ तक पढ़ा था और इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच निम्न प्रकार से अभिक्रिया होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, चूने का पानी, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है और चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्रियाकलाप 6.6 से 6.8 में आपने यह देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने थे। क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। क्रियाकलाप 6.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था और क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, जिसे चूने के पानी को दूधिया कर दिया गया था। ठीक है, क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बने रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का एक अन्यूत उत्पाद है। उपयोगी और नए पदार्थों जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, यानी कि जैसे कि पराबैंगनी किरण होता है, उसको बाहर निकालना अथवा उससे अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना। आइए हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन भी होता है। पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन बासी हो जाता है अथवा सड़ गल जाता है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? सुरक्षात्मक कारण, आपने वायुमंडल में ओजोन परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश से उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणित हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों से हानिकारक पहुंचाती। ठीक है, ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। संभवतः आपने देखा होगा, यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े पर भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आप रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा होगा तो किसी सेब की एक टुकड़ा काटिए और कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इस प्रकार क्रियाकलाप आलू तथा बैगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसी स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए अन्य पदार्थों का बनने का कारण हो सकता है। यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अध्याय 1 में हमने पढ़ा कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रम द्वारा स्वयं बनाते हैं। क्या हम प्रकाश संश्लेषण को रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं? पहली ने कहा कि पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो अध्याय 5 में हमने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन किया था। इस उदासीनीकरण को अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं।
यह ऐसा परिवर्तन है जो कि लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु, पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने में और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने का कारण से होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। लोहा ऑक्सीजन यानी कि वायु जिससे जंग लगता है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन, जल अथवा दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जल्दी जंग लग जाता है। इसलिए मेरी सहेली रीता सदैव लोहे की वस्तुओं में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती है क्योंकि वह समुद्री तट के निकट रहती है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे कर सकते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पेंट अथवा ग्रीज की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीज की परत चढ़ाना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। तीसरा चौथा लेक्चर